हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश छोकर। दोस्तों, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे जिसकी अभी तक मैंने 4 क्लासेस करा दी हैं। अगर आपने वो 4 क्लासेस नहीं देखी हैं तो उनको आप जरूर देख लें। उन क्लासेस को जब आप देख कर आओगे तो आपको ये बेहतर समझ आएगी। आज हमारी ट्रिग्नोमेट्री पर लास्ट क्लास है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम आज की ही क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल पर आपको सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए एक ऑथेंटिक मैथ मिलेगा, जिसके लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, अपना ट्रिग्नोमेट्री का सफर शुरू करते हैं। मैंने आपको सारे फार्मूलों की एक बेस्ट ट्रिक बता दी है कि आपने फार्मूले कैसे याद करने हैं। इससे पिछले वाली ही मेरी क्लास थी जिसमें सिर्फ हमने फार्मूलों के बारे में बात की थी। उससे पहले उन फार्मूले पर बेस्ड कितने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ना, वो रहेगा वैल्यू पुटिंग। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें सभी में आपके पास ऑप्शन दिए होते हैं। और जब आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं और वो क्वेश्चन आपके किसी फार्मूले पर बेस्ड है तो उसको आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। उससे आपका टाइम और ज्यादा बच जाएगा। तो आज का मेरा टारगेट यही है कि मैं वैल्यू पुटिंग का कुछ ऐसा तरीका बताऊं आपको कि जिसको आप बेहतर तरीके से समझो। और समझो पहले कि इस क्वेश्चन पर आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो, इस क्वेश्चन पर नहीं। ये चीज डिटरमाइन करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप हर क्वेश्चन पर वैल्यू पुटिंग लगाने की कोशिश करोगे और आप हल कर नहीं पाओगे। तो यहां से आगे आप कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा पूरे ध्यान से अटेंशन के साथ समझें कि हमने वैल्यू पुटिंग करनी कहाँ है। सबसे बेसिक अगर मैं तरीका बताऊं तो वैल्यू पुटिंग आपकी वहीं पर होगी जहां पर ऑप्शन आपके कॉन्स्टेंट है। सबसे बेस्ट तो वही है आपके पास। कॉन्स्टेंट से मेरा क्या अर्थ है? वैल्यू दी हुई है 1 2 3 4 और सारे डिस्टिंक्ट है, अलग अलग ऑप्शन है, तब आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। पहली बात। दूसरा, अगर ऑप्शन में साइन कोस 10 दे रखा है तो ऐसे में हो सकता है आपने वैल्यू एक ही क्वेश्चन में 2 बार पुट करनी पड़ जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन आपके सेम आ सकते हैं। पहला, आपके जो ऑप्शन है वो कांस्टेंट होने चाहिए, 1 2 3 4 -1 -2 फ्रैक्शन में, लेकिन वो कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा, अगर वो साइन कोस थीटा में है आपके ऑप्शन, तो वहां पर एक बार वैल्यू पुट करने से भी आपका आंसर आ जाएगा और 2 बार वैल्यू पुट करने से भी आंसर आ सकता है। कई बार ऐसा होगा आप एंगल पुट कर रहे होगे लेकिन आंसर नहीं आ रहा होगा और मुश्किल हो रहा होगा वो। वहां पर हम एक ट्रायंगल की 3 साइड 3 4 5 को भी वैल्यू पुटिंग में यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल से सीखेंगे। सबसे पहले मैंने वैल्यू पुटिंग के बारे में एक चीज बताई, एक तो आपके ऑप्शन कांस्टेंट होने चाहिए। दूसरा, अब आपके क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कोस ही है। अगर आपके ऑप्शन में साइन और कोस, सॉरी, आपके क्वेश्चन में साइन और कोस ही है, तो इनकी वैल्यू आपने क्या पुट करनी है? तो इनकी वैल्यू आपने 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट रखनी है। ऐसा क्यों? ऐसा मैंने साथ में टेबल भी लेके आया हूं। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। यानी कि साइन का कहीं भी अगर आप 0 और 1 मान रखोगे तो उसको आप हल जल्दी कर सकते हो। सेम ऐसे ही आपका कोस 0 का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। इट मींस अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको साइन और कोस नजर आ रहे हैं तो आप 0 डिग्री और 90 डिग्री ही रखोगे थीटा की वैल्यू। बस एक बात ध्यान रखनी है, कोई भी फॉर्म आपकी ऐसी ना बने। अगर कोई फॉर्म आपकी ऐसी बन रही है तो आपका जो वैल्यू पुटिंग है वो गलत हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने दोनों चीजें बताई, या तो आप 0 डिग्री रखोगे या 90 डिग्री। बस ये ध्यान रखोगे क्वेश्चन में कहीं भी आपका आपकी अनडिफाइंड फॉर्म नहीं बननी चाहिए, 1/0 नहीं बननी चाहिए, ऑप्शन में भी नहीं बननी चाहिए। ये बात आपने ध्यान रखनी है वैल्यू पुटिंग करते समय। इसके बाद, अगर क्वेश्चन में सिर्फ टेन थीटा और कोट थीटा ही है तो आप एंगल रखोगे या तो 45 या 135। 45 पर 10 और कोट दोनों 1 होते हैं और 135 पर -1 होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन में सिर्फ 10 और कोट ही नजर आ रहे हैं, कंडीशन वही है, 1/0 नहीं बढ़नी चाहिए। उसके बाद या तो आप उसमें 45 मान रखोगे थीटा का या फिर 135, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर आपके पास वैल्यू में सीकेंट और कोसिकेंट दे रखे हैं तो आप कोशिश करेंगे, भाई रूट तो मैं गलत लिख रहा हूं ना, 45 लिख देता हूं। तो आप कोशिश करेंगे कि 45 ही मान रखें। 45 अगर आप मान रख रहे हो तो क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। बाकी सारी चीजें क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेंगी। अगर इस तरीके से एंगल रख के भी आपका क्वेश्चन मुश्किल हो रहा है तो आप एक ट्रायंगल की 3 साइड, इसको 3 मान ली, इसको 4 और इसको 5,
ये वैल्यू पुटिंग भी आप कर सकते हो, जो मैंने आपको पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल आपकी ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो बताए थे, ये वैल्यू रखकर भी आप वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग के लिए सबसे जरूरी क्या है? वैल्यू पुटिंग के लिए सबसे जरूरी है कि ये टेबल आपको कंठस्थ होनी चाहिए, आपको एक एक मान कंप्लीटली याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा मान मैं नहीं रख सकता, अगर वो रखूंगा तो आपका इनफाइनाइट हो जाएगा। जैसे कि अगर आप 1090 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, आपका आंसर ही नहीं आएगा। ऐसे ही अब मैं कोसिकेंट की बात कर रहा हूं, अगर आप कोसिकेंट 0 रखोगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर आप सीकेंट 90 रखोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर आप कोट 0 रखोगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये आपको पूरी टेबल अच्छे तरीके से याद है तो वैल्यू पुटिंग आप तभी कर सकते हो। और बाकी वैल्यू पुटिंग का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो आप क्वेश्चन से ही सीखोगे। तो मैंने इतने क्वेश्चन लिए हैं जिससे आपको ये समझ आएगा कि वैल्यू पुटिंग करनी कैसे है। चलिए अब क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। एक बात आपको ये बता दूं, वैल्यू पुटिंग कोई मैंडेटरी नहीं है, वो बस एक क्वेश्चन को छोटा करने का तरीका है। अदरवाइज जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है और सारी क्लासेज आप मेरे साथ देख रहे हो, तो मैं गारंटी देता हूं आप इसको बिना वैल्यू पुटिंग के भी हल कर सकते हो। वैल्यू पुटिंग कोई जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है, अगर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हल हो रहा है तो हम वैल्यू पुटिंग का यूज कर लेते हैं। इसलिए मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन के दोनों तरीके बता दूं आपको। अगर आपको वैल्यू पुटिंग समझ आ रहा है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप वैसे भी उसको हल कर पाओ। एक चीज और बता दूं भाई, मैं पूरी मेहनत के साथ वीडियोस लेके आ रहा हूं, एक दिन छोड़ के लेके आ रहा हूं या एक दिन 2 दिन छोड़ के लेके आ रहा हूं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको बेस्ट डेटा दूं। ऐसे में आप कोशिश करें लगातार वीडियोस को देखते रहें। अब ऐसा ना हो आपने 2 वीडियोस नहीं देखी हैं, अब आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो बहुत सारी चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और आप मेरे साथ तैयारी कर रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियोस को आप सीरियल में देखें, इससे आपको ज्यादा समझ आएगा। अब पहला क्वेश्चन है आपका, साइन 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहां पर इसको हल करते टाइम हम वैल्यू पुटिंग करेंगे, क्योंकि आपके जो ऑप्शन है ना वो कॉन्स्टेंट है और डिस्टिंक्ट भी है, डिफरेंट भी है। तो यहां पर मैं थीटा की वैल्यू क्या पुट करूं? एक बात आपने हमेशा ध्यान रखनी है, मैंने बताया था अगर क्वेश्चन में साइन कोस हो तो 90 या 0, अगर इसके सिवा कुछ और हो तो आपने थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। तो यहां से मुझे पता चल गया कि मैंने थीटा की वैल्यू 45 रखनी है। अब यहां जहां पर भी थीटा है वहां पर 45 रख दो। तो साइन की पावर 6 और थीटा की जगह रख दिया मैंने 45। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसकी पावर है 6, प्लस में कोस 45 की पावर है 1/√2 और इसकी पावर है 6, माइनस में 1। इसको हल किया, टेन 45 का मान 1 है, 1 की पावर 2, कोट 45 का मान भी 1 है, इसकी पावर 2 प्लस में 2। अब 1/√2 की पावर अगर मैं 6 करूंगा तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो गया 1/8 और ये भी हो गया आपका 1/8 और माइनस का 1। इसको हल किया, 1 + 1 + 2 ये हो गया आपका 4। 1/8 जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1 और बाहर है 4, 4 एकम 4 में से 1 गया, माइनस का 3/4 आ गया है और बाहर 4 था तो 4 से 4 कट गया, आपकी वैल्यू आ गई माइनस का 3 और ये आपका आंसर है। आपको समझ आया? वैल्यू पुटिंग से हम इतनी जल्दी क्वेश्चन गोल कर सकते हैं, बस आपने ध्यान रखना है वैल्यू पुटिंग कहाँ करनी है और कैसे करनी है, वो मैं बता चुका हूं, बस अब हम क्वेश्चन के थ्रू देख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान दोगे तो सिर्फ साइन और कोस ही है। जब क्वेश्चन में सिर्फ साइन और कोस ही है तो वहां पर आप थीटा की वैल्यू या तो 0 रख लो या 90, वो मर्जी आपकी है। अब यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख रहा हूं। अब थीटा की वैल्यू 0 रखते आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं साइन थीटा की जगह 0 रख दूंगा तो साइन 0 होता है 0, लेकिन अगर मैं कोस की थीटा की वैल्यू 0 रखूं, कोस 0 एंगल रखूं तो वो होता है आपका 1। अब जहां पर साइन थीटा लिखा हुआ है वहां 0 हो जाएगा और जहां पर कोस थीटा लिखा हुआ है वहां पर 1 हो जाएगा। तो ये लिखा मैंने 1 माइनस, यहां पर साइन की वैल्यू मुझे पता है 0 है, कोस की वैल्यू 1 है, लेकिन 0 किसी के भी साथ गुणा होगा तो इसको 0 कर देगा, ये आ गया आपका 0। यहां पर साइन की वैल्यू तो 0 है, ये तो हट गई, कोस की वैल्यू 1 है, 1 की पावर 4 करेंगे तो 1 ही रहेगा, ये आ गया आपका 1/1 मीन्स 1 आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हो क्वेश्चन आपका, अगर आप वैसे सोल्व करते थोड़ा सा कंपेरेटिवली ज्यादा टाइम लगता, और वो भी तब जब आपको रिजल्ट याद है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता, उसके बाद भी सिर्फ आप ऑप्शन से ही ये अंदाजा लगा सकते हो कि वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। और वैल्यू पुटिंग में तो बस आपने थोड़ी सी कैलकुलेशन ही करनी है।
अब ये एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, इसमें भी सिर्फ साइन और कोस ही है आपके, तो यहां पर भी वैल्यू आप या तो 0 पुट कर सकते हो थीटा की या 90। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप किस तरीके से जल्दी क्वेश्चन को निकाल सकते हो। यहां पर मुझे कोस ज्यादा बार नजर आ रहा है, तो मुझे पता है अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख दूंगा तो कोस वहां पर 0 होता है। अगर मैं कोस थीटा की वैल्यू 90 रखूंगा तो वो 0 हो जाएगा, और साइन अगर मैं 90 रखूंगा तो वो होता है 1। इट मीन्स यहां पर जहां पर साइन लिखा हुआ है वहां पर 1 लिख दो, जहां पर कोस लिखा हुआ है वहां पर 0। अब यहां पर तो कोस की वैल्यू तो 0 है, इसको हटा दो, यहां से कोस की वैल्यू 0 है, ये हट गया। साइन की वैल्यू है 1, 2 एकम 2, माइनस साइन की वैल्यू है 1, 3 एकम 3, नीचे कोस की वैल्यू 0 है, कोस की वैल्यू 0 है, साइन की वैल्यू है 1, तो ये आ गया माइनस का 1, 3 में से 2 गया माइनस का 1, और नीचे माइनस का 1 था तो माइनस से माइनस कट गया, आपका आंसर आ गया पॉजिटिव का 1। क्या आपको वैल्यू पुटिंग अब समझ आई? वैल्यू पुटिंग हमने ऐसे करनी है, आप किसी भी एग्जाम को दोगे, अगर आपके वहां 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, अगर मैं स्टैट टीजीटी मैथ की बात करता हूं तो आपके ट्रिग्नोमेट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ वैल्यू पुटिंग से ही हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब यहां पर अकेले साइन और कोस नहीं है, आप देखोगे यहां पर कोसिकेंट और सीकेंट भी है। अब कोसिकेंट और सीकेंट है तो आपके पास थीटा की वैल्यू एक ही बचती है, आप थीटा को सिर्फ 45 ही रख सकते हो, इसी से आपका आंसर आएगा। अगर आप 0 या 90 रखने की कोशिश करोगे तो इनमें से कोई एक इनफाइनाइट हो जाएगा और आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे में 45 रख रहा हूं मैं, लेकिन अब आपने थोड़ा सा समझदार भी होना है। कुछ रिजल्ट अगर आपको देख के नजर आ रहे हैं तो आप उसको हल कर सकते हो। इसकी वैल्यू आपकी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा होती है, तो इससे कट के ऊपर वैसे भी एक ही आ रहा है, अगर मैं वैल्यू पुटिंग ना भी करूं तो भी ऊपर एक आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं यहां नीचे देख रहा हूं तो ये आपकी एक फॉर्म बन रही है ए माइनस बी की, और ये ए प्लस बी की। अगर आप यहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करोगे ना तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, यहां पर 1/√2 रखोगे, यहां पर 1/√2, तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। लेकिन यहां मुझे नजर आ गया कि ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। तो a तो मैंने मानना था साइन थीटा प्लस कोस थीटा, b मैंने मानना था 1। तो मैं एक बार अब इसको पूरे को हल कर रहा हूं, यहां पर मैंने थीटा की वैल्यू 45 रखी, तो ये हो गया आपका कोस की पावर 6 45। कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, मैंने पीछे आपको हल भी कराया था। 1/√2 की पावर 6 करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा। ऐसे आपकी जो कोस 45 की वैल्यू होती है वही साइन 45 की वैल्यू होती है, ये भी 1/8 आ गया, प्लस 3 साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, लेकिन पावर 2 है तो 1/2 हो जाएगी। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 है लेकिन पावर 2 है तो ये भी 1/2 हो जाएगा। अब नीचे इनकी मैं वैल्यू पुट कर रहा हूं, कोसिकेंट 45√2 और सीकेंट 45√2। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये हो जाएगा आपका ए स्केयर माइनस बी स्केयर। कहने का मतलब एक बार तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका स्केयर माइनस 1 का स्केयर। मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया टाइम बचाने के लिए। अब पहले ऊपर वाले को अगर मैं हल करूं तो ये हो गया आपका 1/4, ये हो गया 3/4, 1/4 और 3/4 को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा आपका 1, ऊपर तो आ गया है आपका 1, इनको मैंने हल किया, ये आ गया आपका 2। अब इसको अंदर हल करते हैं, अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये होगा आपका a प्लस बी की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये हल होके आएगा ये। अब मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा तो एक होता है, तो इसकी जगह तो एक आ जाएगा, प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये आ गया, और उधर था माइनस का 1, तो इस एक से ये एक कट गया। जैसे मैंने इस अंदर वाले को हल किया ना तो ये आ गया है आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 को मैंने ऐसे कैसे रखा, साइन थीटा का मान 45 है तो 1/√2, और ये भी होगा 1/√2, √2 पूरा 2 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो इस तरीके से अंदर भी आपका 1 आ गया है, और इसको मैंने हल किया, ये आ गया 1/2, और ये आपका आंसर है। एक बात आपको बता दूं, अगर आपको कैलकुलेशन ही नहीं आती तो फिर तो आप वैल्यू पुट करके भी यहां पर आधा घंटा लगा दोगे। जब आपने वैल्यू पुटिंग कर ली तो आपकी क्वेश्चन निकालने की स्पीड भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आप कैलकुलेशन को टाइम बचा के करो, तभी आप क्वेश्चन को जल्दी निकाल पाओगे।
अगला क्वेश्चन है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। इसके ऑप्शन हमारे अलग अलग हैं, कांस्टेंट है, वैल्यू पुटिंग कर सकते हैं। आपने ध्यान रखना है कोट सीकेंट कोट और कोसिकेंट, इसमें सारी वैल्यू ऐसी हैं जहां पर आप थीटा की वैल्यू सिर्फ 45 ही रख सकते हो। तो मैंने थीटा की वैल्यू 45 रखी। तो tan 45 एक होता है 1 की पावर 2, कोट 45 भी एक होता है 1 की पावर 2, सीकेंट 45 √2 होता है √2 की पावर 2, कोसिकेंट 45 भी √2 होता है √2 की पावर 2। बस इसको हल कर लीजिए, एक और एक 2, √2 की पावर 2 पूरा 2, यहां भी 2, 2 दूनी 4 और माइनस के 4 में से 2 गए तो माइनस का 2 आपका आंसर आ गया। आप देख रहे हो वैल्यू पुटिंग में कुछ नहीं है, छोटी सी कैलकुलेशन है और आपको वो आपकी एंगल की पूरी टेबल याद होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 1 प्लस कोस सारे की पावर 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा। वैसे तो मैंने आपको ये बताया था साइन और कोस के बाद अगर कुछ भी हो, जैसे साइन और कोस के बाद यहां पर कोसिकेंट है, तो आप थीटा की वैल्यू 45 रख लें। लेकिन एक चीज और भी बता सकता हूं मैं आपको, एक चीज और आपने ध्यान रखनी है। आप ये बताइए यहां पर अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख लेता हूं, अगर मैं थीटा की वैल्यू 90 रख लेता हूं तो मैं ये चेक करता हूं कोई भी इनफाइनाइट तो नहीं बन रहा है। देखिए कोस 90 की वैल्यू होती है 0, अगर ये यहां से हट भी जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइन 90 की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1 और कोसिकेंट 90 की वैल्यू भी 1। इसका मतलब थीटा की वैल्यू में 90 रख सकता हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ऑप्शन में दिक्कत हो जाएगी हमारी। ऑप्शन में क्या दिक्कत होगी, कोस जैसे आप थीटा 90 करोगे ये आपका इनफाइनाइट हो जाएगा, इसका मतलब हम ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। देखा आपने, ऑप्शन में अगर जो मैं थीटा की वैल्यू रख रहा हूं अगर वहां से भी इनफाइनाइट बन रहा है तो भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ऐसे में हमारे पास ऑप्शन क्या बच गया है, ऑप्शन हमारे पास एक ही बच गया है कि थीटा की वैल्यू आप 45 रखें। अब मैं थीटा की वैल्यू 45 रख रहा हूं। देखिए यहां पर थीटा की वैल्यू मैंने 45 rखी तो कोस 45 होता है 1/√2, ये आ गया 1 प्लस में 1/√2 और इसकी पावर 2 प्लस साइन 45 1/√2 लेकिन ऊपर पावर 2 है तो 1/2 जाएगा। अंदर है कोसिकेंट 45 रखा मैंने, यहां पर थीटा है भाई, कोसिकेंट 45 का मान होता है √2 लेकिन इसकी पावर 2 है तो ये हो जाएगा 2, 2 - 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर आप यहां पर 45 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको हल करते हैं, ऊपर वाले को मैंने हल किया तो ये हो गया आपका √2 प्लस में 1, अंदर आ गया आपका √2 प्लस में 1 बटे में √2 और इसकी पावर 2 है, ये है आपका 1/2। निचले वाले को अगर मैं हल कर रहा हूं तो ये आपका 1/2 ही आ गया है। अब इस ऊपर वाले को हल कीजिए, अगर मैं इसकी पावर 2 कर रहा हूं तो ऊपर हो जाएगा ये 2 + 1 3 और प्लस में 2√2 और नीचे है आपका पूरा 2 प्लस में 1/2 और नीचे है 1/2। अब इसको अगर मैं हल कर रहा हूं तो ऊपर हो जाएगा ये 4 प्लस में 2√2 बटे में 2 और नीचे है आपका 1/2। इस पूरे को हल करके जो मेरा रिजल्ट आया है वो आया है 4 + 2√2, ये आंसर आया है मेरा। लेकिन अब आंसर तो कांस्टेंट नहीं है, आंसर तो आपका साइन और कोस में है। ऐसे में आपने क्या करना है, मैंने बताया था कि थीटा की वैल्यू आपको दोनों जगह पुट करनी पड़ेगी। पहले मैंने यहां से आंसर निकाल लिया, अब थीटा की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं और देखते हैं जो रिजल्ट आपका 4 + 2√2 देगा वही आपका आंसर होगा। अब मैं पहले ऑप्शन में गया, सबसे पहले यहां पर है 2 और कोस की वैल्यू, कोस 45 की वैल्यू है 1/√2, अंदर वाले को हल किया 1 प्लस सीकेंट हो गया आपका √2। अब मुझे पता चल गया, मुझे चाहिए था यहां पर 4, ये 4 बिल्कुल नहीं देगा। अगर मैं इसको हल करता हूं ना तो ये हल होके आएगा मेरा 2√2 इंटू 1 + √2 आएगा ये। तो ये आपका 4 + 2√2 नहीं देगा, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अगर ये आंसर नहीं हो सकता ना तो ये भी आंसर नहीं होगा। अब मैं चेक करता हूं सीकेंट वाले, इसको चेक करते हैं। ये हो गया आपका 2, सीकेंट 45 का मान √2, 1 प्लस सीकेंट 45 का मान √2, ये हो गया 2√2 गुणा में 1 2√2
प्लस में 2√2 गुणा में √2 4। देखिए ये भी 4 प्लस 2√2 है, ये भी 4 प्लस 2√2 है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन में आप देखोगे जहां पर यहां पर भी वैल्यू साइन कोस में है, यहां पर भी वैल्यू साइन कोस में है, यानी कि दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, तो वहां पर 2 बार वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। ऐसे में वैल्यू पुटिंग से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लंबा होगा। तो फिर दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है आप इसको ही हल कर लें, और इसको हल करने के लिए आपको सारे रिजल्ट याद होने चाहिए। अगर सारे रिजल्ट याद है आप इसको हल कर सकते हो। एक बार के लिए बता देता हूं इसको, अगर विदाउट वैल्यू पुटिंग करना होता तो इसको कैसे करते, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें जिससे आपको पता लगे कि वैल्यू पुटिंग कैसे करी है। चलिए, अगर इसमें मैंने वैल्यू पुटिंग ना करनी होती तो मैं इसको हल करता जो मुझे फार्मूले याद है उससे। अब देखिए, अगर आप फार्मूला से इसको हल करते हो तो कुछ स्टेप काट के लिखा करो ताकि आपका टाइम बचे। यहां पर ऊपर मुझे पता है ये हो जाएगा a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 प्लस 2ab, तो ये हल होके आएगा 1 प्लस a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये आ गया है। और ये है आपका ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कोसिकेंट स्क्वायर थीटा -1 होता है कोट स्क्वायर थीटा, और कोट स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर थीटा बटे में साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे, तो ये इससे कैंसिल हो गया है। इसको अगर मैं हल कर रहा हूं तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, 1 और 1 2, ये आ गया 2 प्लस में 2 कोस थीटा, और नीचे आ गया है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे है आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऊपर लेके चला गया, या फिर 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा होता है सीकेंट थीटा, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा को मैंने लिख दिया 2 बार ऐसे, 1 प्लस कोस थीटा। मैंने क्या किया, 1 बटा कोस स्क्वायर थीटा था वो होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, लेकिन मैंने उसको 2 बार लिख दिया। 2 सीकेंट थीटा इसको अंदर लेके चला गया, तो सीकेंट इसके साथ गुना हुआ तो सीकेंट थीटा हो गया, और इसके साथ गुना हुआ तो 1 हो गया, और ये आपका आंसर है, और डायरेक्टली इसके साथ मैच हो रहा है। एक्चुअल में सारे क्वेश्चन हम इस तरीके से हल करते थे, लेकिन वैल्यू पुटिंग एक नया तरीका बना लिया हमने, जिसमें हम यहाँ पर भी थीटा की एक वैल्यू पुट कर लेते हैं और यहाँ पर भी, उससे भी हमारा आंसर आ जाता है। अगर आपको रिजल्ट और फार्मूले याद हो तो उसमें भी टाइम नहीं लगेगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी और कोसिकेंट प्लस 1 और कोसिकेंट -1, इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे ना तो आपका आंसर है पी की फॉर्म में। ऐसे में आपने दोनों जगह वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहां भी और यहां भी। देखिए, मुझे पता है सीकेंट और 10 दे रखे हैं, तो मेरे पास थीटा की वैल्यू 45 मैंने रखनी पड़ेगी, तो सीकेंट 45 होता है √2 और 10 45 होता है 1, तो ये आपकी पी की वैल्यू आ गई √2 प्लस में 1। अब इसको हल किया, कोसिकेंट 45 का मान होता है √2 प्लस में 1, कोसिकेंट 45 का मान √2 माइनस में 1। अब इसको हल करके आ गया है ये, इसको थोड़ा और हल कर लीजिए। इसको हल कैसे करेंगे, हमें पता है रूट की वैल्यू हम नीचे नहीं रखते, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, इसका चिन्ह चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ये ऊपर आ गया है a प्लस बी यानी कि a प्लस बी की पावर 2, इसको हम बोल देते हैं 2 और 1 3 प्लस 2 √2, और ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2। हल हो गई, ये आ गया है मेरा। मुझे चाहिए एक्चुअल में 3 प्लस में 2 √2। अब ये कैसे आएगा, इस p की वैल्यू सारे ऑप्शन में पुट करो। मैंने पहला ऑप्शन उठा लिया सबसे पहले, पहला ऑप्शन था p प्लस 1 और p माइनस में 1, p प्लस 1, इसमें एक और जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √2 प्लस 2। अगर इसमें से एक घटाएंगे तो ये हो जाएगा √2। मुझे क्लियर कट नजर आ रहा है, इससे ये आंसर तो नहीं बनेगा, इसका मतलब ये तो ऑप्शन हमारा नहीं है। और मुझे पता है अगर ये ऑप्शन नहीं है ना तो ये भी नहीं बनेगा। यहां पर भी एक जोड़ा गया, एक घटाया गया, इसका उल्टा ही किया गया है। अब मैं चलता हूं अगले ऑप्शन में। अगला ऑप्शन कहता है कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करके देखते हैं। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसको मैंने हल किया तो ये आ गया है 3 प्लस 2 √2, और यही मुझे चाहिए था, तो इसका आंसर है आपका ये।
आप देख रहे हो जहां पर आपका ऑप्शन में कांस्टेंट नहीं है तो वहां वैल्यू आपको 2 बार पुट करनी पड़ेगी। पहले तो वैल्यू यहां पुट करके पी की वैल्यू निकाल ली और उसको यहां रखा, जो इनके साथ मैच कर रहा है वही आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका एसटीजीटी मैथ 2019 में आया हुआ है। इसमें आपने वैल्यू निकालनी है कोस स्क्वायर ए की। अब आप यहां देखोगे दो इक्वेशन आपके पास, एक इक्वेशन है ये और एक इक्वेशन है ये। यहां पर वैल्यू कैसे पुट करते हैं, आपने अलजेब्रा में एक रूल पढ़ा होगा, आगे अलजेब्रा पढ़ाऊंगा भी मैं। अगर आपकी नंबर ऑफ इक्वेशन आपके वेरिएबल से कम हो तो जितने वेरिएबल आपके ज्यादा हैं उनको आप कुछ भी मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इक्वेशन है एक ये, मेरे पास इक्वेशन है 2 और वेरिएबल कितने हैं 1 2 3 और 4 मेरे पास वेरिएबल हैं और 2 मेरे पास इक्वेशन है, तो 2 वेरिएबल को मैं कुछ भी मान लूं, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर ए और बी क्या है, ए और बी आपके न्यून कोण है, 2 एंगल हैं, तो यहां पर एक अकेला एंगल नहीं मानेंगे हम, 2 एंगल मान लेंगे। अब मैं ऐसे क्या एंगल मानूं, यहां एक बार तुम मुझे समझ आ रहा है कि ए और बी को दोनों को 45 मान लेता हूं। अगर ए और बी को दोनों को 45 मान लेता हूं तो यहां पर एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ऐसे ही अगर मैं एन की वैल्यू यहां पर 1 रखूंगा तो ये भी आपका नॉन अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि एक में से एक जाएगा तो यहां पर आपकी 0 फॉर्म आ जाएगी 1/0, वो हम नहीं बना सकते। तो 45 तो मैं नहीं रख सकता यहां पर। अब मेरे पास एक ही बच गया है, या तो 30 या 60। टेन और कोट के केस में या तो हम 45 मानते हैं या फिर 135। अब वो दोनों संभावनाएं मेरे पास नहीं है, तो ऐसे में मैं ए को तो मान लेता हूं 60 और बी को मान लेता हूं 30। भाई 45 वाला ऑप्शन मेरे पास नहीं रहा, 1/0 की फॉर्म बढ़ रही है ऑप्शन में, तो मैंने क्या किया, ए की वैल्यू 60 रख ली और बी की वैल्यू 30। अब रखिए 10 ए की वैल्यू है 60, 10 60 की वैल्यू होती है √3 बराबर एन ऐसे कैसे 10 बी की वैल्यू है 30, 10 30 का मान होता है 1/√3 और ये √3 इधर जाके गुणा हो गया 3 हो गया है पूरा, तो एन का मान आ गया मेरा 3। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन ली, ए का मान है 60, साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर एम ऐसे कैसे साइन 30 का मान होता है 1/2, तो 2 से 2 कट गया, एम जो है वो आ गया आपका √3। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, एम और एन की वैल्यू निकाल ली और ए और बी को मैंने खुद ही मानना था। आपने निकालना है कोस स्क्वायर ए। कोस स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने मानी थी 60, तो कोस स्क्वायर 60, कोस 60 का मान होता है 1/2, इसका स्क्वायर किया 1/4, तो आंसर होना चाहिए मेरा 1/4। तो जो भी ऑप्शन मेरा 1/4 देगा वही मेरा आंसर होगा। अब मैं यहां पर एम और एन की वैल्यू पुट करता हूं। पहला ऑप्शन एम एन की वैल्यू तो है 3 और एम की वैल्यू है √3, तो एम की वैल्यू रखी यहां पर √3 की पावर 2 करी तो पूरा 3 हो गया है। हम डायरेक्टली ऐसे करते हैं, मैंने एन की पावर 2 निकाल ली, वो आ गया है 9। मैंने एम की भी पावर 2 निकाल ली, वो आ गया है 3। अब मुझे पता है जहां पर एम स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर 3 लिखना है, जहां पर एन स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर 9 लिखना है। तो यहां पर रखा 3 + 1 4, ऊपर तो आ गया है इसमें 4, 9 - 1 ये आ गया है 8, तो ये कट के आ गया है आपका 1/2, लेकिन मुझे चाहिए था 1/4, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगले ऑप्शन में गया, ये है मेरा 9 में से 1 गया 8, ये है 3 एम मेरा 3 था भाई, 3 में से 1 गया 2, ऊपर तो आ गया है 2, नीचे है ये आपका 9 + 1 10, ये कट के आ गया है आपका 1/5, ये भी आंसर नहीं हो सकता। आगे गए, एम स्क्वायर है मेरा 3 में से 1 गया 2, ये है मेरा 9 में से 1 गया 8, इसको काटा ये 1/4 आ गया, ये इसके साथ मैच कर रहे हैं, यही मेरा आंसर है। क्या आपको समझ आया? इसके सिवा आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल लो, इससे लंबाई निकाल लोगे आप। तो पहले मैंने ए और बी की वैल्यू पुट की, एम और एन की वैल्यू निकाल ली, कोस ए की वैल्यू जो आ रही थी वो मैंने ऑप्शन में चेक करके देखी, 1/4 जो आया वही मेरा आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये एक और क्वेश्चन है आपका, यहां पर भी ऐसे ही है। यहां पर दिया हुआ है आपके पास कोट थीटा प्लस कोस थीटा बराबर पी, कोट थीटा माइनस कोस थीटा बराबर है क्यू। आपने निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ये आपका एसटीजीटी मैथ 2021 में आया हुआ है। अब इसको कैसे हल किया जाए, देखिए एक तो तरीका ये है, आप यहां पर थीटा की वैल्यू पुट कर दो,
अब थीटा की वैल्यू 1 मिनट के लिए मैंने क्या किया, इसमें 45 पुट कर दी। तो क्या हुआ, कोट 45 की वैल्यू होती है 1, प्लस में कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, बराबर आ गया है पी। इसको मैंने हल किया तो ये आ गया √2 प्लस में 1/√2, ये पी की वैल्यू आ गई है। ऐसे ही क्यू की वैल्यू निकाल रहा हूं यहां से। ये हो गया आपका कोट की वैल्यू है 1 माइनस कोस की वैल्यू है 1/√2 बराबर है क्यू। ये हल होके आ गया √2 माइनस में 1/√2। तो आपकी पी की भी वैल्यू आ गई है और क्यू की भी वैल्यू आ गई है। अब आपने निकालना क्या है, आपने निकालना है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। अब आपने निकालना है पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आप कैसे निकाल सकते हो, देखिए ये निकालना है मैंने, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर निकालना है। इसको मैं क्या बोल सकता हूं, इसको मैं बोल सकता हूं पी प्लस क्यू और पी माइनस क्यू, ये एक फार्मूला बन गया है। तो एक बार तो मैंने इसको जोड़ना है और एक बार इसको घटाना है। एक बार अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका √2 प्लस में 1/√2 प्लस में √2 माइनस में 1/√2, क्योंकि बेस इक्वल है, √2 है तो 1 से 1 कट जाएगा, ऊपर आ गया आपका 2√2, ये इससे कट गया। तो आपकी P प्लस Q की वैल्यू जो आ गई है वो आ गई है 2, तो ये तो आ गया आपका 2। अब आगे क्या करना है, अब मैंने आगे करना है इसका माइनस, तो इसका माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा √2 प्लस में 1/√2 माइनस √2 माइनस 1/√2। बेस हमारा इक्वल है तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाएंगे, ऊपर आ जाएगा 2। तो इसको √2 को नीचे से हटाने के लिए रैशनलाइजेशन कर दिया तो ये आ गया आपका √2, तो इसकी वैल्यू आ गई √2। तो आंसर है मेरा 2√2, लेकिन ऑप्शन में तो 2√2 कहीं नजर नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ऑप्शन में भी P और Q की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। P की वैल्यू है ये, Q की वैल्यू है ये। अब मैं देख रहा हूं P और Q हर जगह गुणा हो रहे हैं, तो मैंने एक बार इन दोनों को गुणा करके P और Q की वैल्यू निकाल ली। पहले P और Q की वैल्यू में क्या होगा, इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा इसको मैं लिख देता हूं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, √2 प्लस में 1/√2 और √2 माइनस में 1/√2, इन दोनों को मैंने गुणा करना है। तो ऊपर तो हो जाएगा 2 माइनस 1 और नीचे हो जाएगा 2, और हल होके आ गया 1/2। मुझे पता चला जब मैं P और Q को आपस में गुणा करता हूं ना तो 1/2 आता है, तो जहां पर भी P और Q लिखा हुआ है वहां पर मैं 1/2 लिख सकता हूं। अब मैं पहले इसको देख रहा हूं, तो पी क्यू की वैल्यू है 1/2, 1/2 गुणा में 2 तो इसकी तो वैल्यू 1 आ जाएगी। यहां पर पी क्यू की वैल्यू है 1/2, तो यहां से इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, मुझे तो चाहिए 2√2। अब मैं गया इस पे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/√2, 2 गुणा में 1/√2। इसको अगर अमल करेंगे तो √2 बटे में √2, ये आ जाएगा आपका 2, सिर्फ √2 आया है, तो बस यही आपका आंसर बच गया। इसको मैं हल भी करके दिखा देता हूं, 4 और इसकी वैल्यू है आपकी 1/√2। इसको मैं हल कर रहा हूं तो 4 बटे में √2, √2 गुणा √2, ये इससे कटा तो 2√2 आ गया है, ये इसके साथ मैच हो रहा है और यही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में वैल्यू आपको 2 बार पुट करनी पड़ेगी। पहली वैल्यू पुट करोगे आप, सबसे पहले आप इसको हल करोगे, यहां से P स्क्वायर Q स्क्वायर निकाल लोगे, वो आ गया इतना। अब आप क्या करोगे, अब आप ऑप्शन को भी P और Q की वैल्यू पुट करोगे, जो 2√2 देगा वही आपका आंसर है और वो इसके साथ मैच कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। भाई अब तक का सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। वैल्यू पुटिंग आपको इतने से समझ आ गई होगी, इससे ज्यादा मैं कितने भी क्वेश्चन करा लूं आपको, अगर आपको वैल्यू पुटिंग समझ आना था तो आ जाएगा, अदरवाइज मैं आपको हजारों क्वेश्चन कराऊं फिर भी नहीं आएगा। तो आपने कोशिश करनी है, जो मैंने अब तक आपको पढ़ाया है उसको आप एक बार रिवाइंड करके जरूर देख लें। अब यहां से आगे हमारा रहेगा जो आपका ट्रिग्नोमेट्री में हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं। आपके एचटेट के सबसे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं ये, आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो, मैंने पिछले 5 साल के आपके एचटेट टीजीटी मैथ के पेपर पढ़ा रखे हैं, तो वहां पर 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन आपके कैसे हल होते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल आपकी ट्रायंगल पर ही बेस्ड होते हैं। अब यहां पर आपको कुछ ट्रायंगल के एंगल के रेशियो पता होने चाहिए। देखिए
यहां पर एक ही राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल आपका 90 डिग्री है, ये एंगल आपका 60 डिग्री है, ये एंगल आपका 30 डिग्री है। आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर ये 90 आ गया है तो मुझे पता है बचे हुए दोनों कोणों का मान भी 90 होना चाहिए। अगर मैं आपको एक कोण दे दूं तो दूसरा आप अपने आप निकाल लोगे। अब अगर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल मिल जाते हैं 60 और 30, तो वहां पर उनकी भुजाओं का रेशियो होगा 30 डिग्री के सामने वाली भुजा होगी 1 यूनिट, 60 के सामने वाली भुजा होगी √3 और 90 के सामने वाली होगी 2। ये हाइट और डिस्टेंस में बार बार आएगा। जब आपका एंगल 30, 60 या 90 हो, तो 90 तो होगा ही, तो 30 के सामने वाली भुजा 1 यूनिट, 60 के सामने वाली भुजा √3 और 90 के सामने वाली भुजा 2। अगर आपका एंगल ये 45 है, आपको पता है इन दोनों का कोण का जोड़ 90 होना चाहिए। ये 45 है तो ये भी 45 होगा और ये होगा आपका 90। 45 का मतलब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये भी 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये है √2। अगर आपके पास 45 डिग्री और 45 डिग्री दिए हुए हैं और एक 90 है, तो ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट और ये होगा √2। ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। अगर ये रेशियो आपको याद है तो आपका हाइट और डिस्टेंस कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में चुटकियों में हल हो जाएगा। बस ये आपको पता होना चाहिए। साथ में जो आपको पहली क्लास में बताया था, पंडित बद्री प्रसाद बटा हर हर बोल, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए कि P/H रेशो करूंगा तो साइन आ जाएगा, B/H करूंगा तो कोस आ जाएगा और P/B करूंगा तो टेन आ जाएगा। अगर आपको इतना पता है तो ये सारे क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल सकते हो। चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 15 फीट ऊंचा एक ऊर्ध्वाधर खंभा निश्चित ऊंचाई पर टूट जाता है। एक इस तरीके से 15 फीट का एक खंभा था, वो टूट गया है बीच से नहीं, कहीं से भी टूट गया है। उसका ऊपरी भाग जो पूरी तरह से अलग नहीं होता 30 डिग्री के कोण पर जमीन से मिलता है। 1 मिनट के लिए एज्यूम कीजिए कि यहां से टूट गया, ये टूट के ये ऊपर वाला हिस्सा ऐसे जमीन पे आके गिर गया है और ये जमीन के साथ यहां पर एक कोण बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है, अब आपको बोला है कि वह ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिस पर खंबे को तोड़ा गया है। जहां से खंबा टूट गया है ना, वहां तक की ऊंचाई बतानी है खंबे की। ये पहले तो मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक टोटल जो खंबे की ऊंचाई थी ना, वो थी आपकी 15 फीट। ये तो ये टूट के इस तरीके से पड़ गया, यानी कि इस भुजा की और इस भुजा की लंबाई तो है टोटल 15, लेकिन सिर्फ इस भुजा की बतानी है। अब आप एक बात याद कीजिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल ही बनी है क्योंकि खंबा तो आपका 90 डिग्री पर ही खड़ा होगा। तो ये तो है आपका 90 डिग्री, ये 90, ये 30, तो ये आ गया है आपका 60। अब मैंने अभी बताया था कि जिस राइट एंगल ट्रायंगल की एंगल 30, 60, 90 हो तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा। जो 30 डिग्री के सामने है वो 1 यूनिट होगा, जो 60 डिग्री के सामने है वो √3 होगा और जो 90 के सामने है वो आपका 2 होगा। अब आप ये बताइए 1 + 2, 3 यूनिट का मान कितना है। इनको मैं जोड़ दूं तो 3 यूनिट का मान है आपका 15 फीट। क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 3 से इसको भाग कर देंगे तो आपका 1 यूनिट का मान आ गया है 5 फीट और ये 1 यूनिट है यहां से लेकर यहां तक। और आपने यही बताना था कि खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो वो टूटा है 5 फीट से। आपको समझ आया। अब यहां पर 2 तरीके के कोण आएंगे, एक को हम बोलते हैं उन्नयन कोण, एक को बोलते हैं अवनमन कोण। अब ये यहां पर ये आया नहीं है, आगे आ जाएगा, उसको मैं आगे बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है यदि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की ऊंचाई जमीन पर इसकी छाया की लंबाई का √3 गुना है। इस तरीके से खंबा है, ये इसकी छाया है। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो खंबे की ऊंचाई है ना, वो उसकी छाया का √3 गुना है। अगर उसकी छाया 1 यूनिट है ना, तो ये उसका √3 गुना है, ये बताया गया है। अब आपसे बताया गया है तो उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है। अब ये उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्या होता है, देखिए अगर आपने पता करना है कि यहां से इसके छोर का एंगल कितना है यहां से, तो उसको हम बोलते हैं उन्नयन कोण और इंग्लिश में बोलते हैं उसको ये इलेवेशन। ठीक है, और एक होता है अवनमन कोण जिसको हम बोलते हैं डिप्रेशन, वो होता है यहां से
यहां से एक एंगल बनाया जाए। इसमें कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, कुछ नहीं है। आप यहां पर अगर ये एंगल बना दोगे 1 मिनट के लिए, ये अभी एंगल दे नहीं रखा है, यहां जो भी एंगल बनाओगे ना आप, वो एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो उनियन कोण और अवनमन कोण के चक्कर में नहीं पड़ना, जो भी कोण बनता है बस यहां बना दो। ये मैंने क्यों बताया, एक स्टूडेंट ने कमेंट कर रखा था, जो मैंने आपका एसटीजीटी मैथ 2023 का पेपर पढ़ा रखा है, उसमें जिक्र हो रहा था इस तरीके से अवनमन कोण का। तो उसने बताया कि सर आपने तो डायरेक्ट ये कोण यहां पर ले लिया, ये बताया नहीं। इसको बताने की जरूरत नहीं है। जब एंगल बताया जाएगा, चाहे वो यहां से बताया गया है चाहे यहां से बताया गया है, ये दोनों एंगल आपके बराबर रहेंगे। इस पे कंफ्यूज नहीं होना, बस यहां आपको बता दिया है। अब ये बताया गया है कि उसकी छाया का √3 गुना है उसकी ऊंचाई। आपने ये एंगल बताना है, ये उन्नयन कोण कितना है। तो अब आप ये बताइए, जो आपको ये दो भुजाएं दी गई हैं, इनके अनुपात से क्या बनता है। ये है आपकी P, ये है आपकी B। तो आपको पता है कि P अगर P/B कर दूं मैं, तो tan थीटा बनेगा। आपकी P की वैल्यू है √3 और B की वैल्यू है 1, और ये आ गया आपका tan थीटा। अब आप ये बताइए, tan कितने डिग्री का मान √3 होता है, वो होता है tan 60 का मान। तो इसकी जगह रख सकता हूं मैं tan 60 बराबर आ गया आपका tan थीटा। तो tan से tan कट गया, तो यहां पर जो थीटा का मान है वो 60 डिग्री आ गया है। इसका आंसर है ये। आपको समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड पासिस vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two aeroplanes from the same point on the ground are 60 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन में बोला गया है कि इस तरीके से एक एरोप्लेन है ये, जो 5000 की ऊंचाई पर, मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, इसको एक और दूसरा एरोप्लेन क्रॉस करता है, और जब वो एग्जैक्ट इसके ऊपर होता है ना, तब जमीन पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इन दोनों एरोप्लेन के एंगल बता रखे हैं। ये तो एंगल बता रखा है आपको 30, और ये एंगल बता रखे हैं आपको 45। ये 15 हो रहा उधर, बस मैंने ऐसे समझाने के लिए लिख दिया आपको। तो आपसे पूछा है द वर्टिकली डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन्स एट दैट इंस्टेंट। जब वो एक दूसरे को पार कर रहे थे ना, उस टाइम पर उन दोनों एरोप्लेन के बीच की दूरी आपने बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन में आपकी दो ट्रायंगल बन गई हैं। एक तो पहले आप इस बड़े वाले ट्रायंगल को भूल जाइए, इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए। आपका एरोप्लेन 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था, और उसका उन्नयन कोण था 30 डिग्री का। ये आपका ऑलरेडी 90 है, ये 30 हो गया है। अच्छा ये आपको कंफ्यूज करेगा थोड़ा सा, इसको हटा दूं एक बार में। ये जो छोटी ट्रायंगल है ना, इसमें ये 30 है, ये 90 है, और ये कितना हो जाएगा आपका 60। मैंने आपको एक मान याद कराया था, अगर ये 30 है तो 30 के सामने होता है आपका 1 यूनिट, अगर 60 है तो 60 के सामने होता है √3। अब अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5000 है तो √3 की वैल्यू हो जाएगी 5000 √3। कई बात आपको समझ आई? मैंने एक रेशियो आपको ऑलरेडी याद कराया था, अगर 30 डिग्री के सामने वाली भुजा है 1 यूनिट, तो 60 डिग्री के सामने होगी √3। अगर 1 यूनिट का मान 5000 है तो √3 का मान हो जाएगा 5000 √3। तो ये दूरी आ गई आपकी 5000 √3। अब आप इसको भूल जाइए यूनिट वगैरह को। अब इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए, इस लाइन को दोबारा बना देंगे इसको। अब आप ऐसे देखिए इसको। अब मैं बात कर रहा हूं ऊपर वाले जहाज की। अब ये एंगल जो है ना आपका, अब ये एंगल है 45, ठीक है। अब ये 45 है, तो आपको पता है ये भी कितना होगा आपका 45 होगा। मैंने बताया था अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं ना, तो ये साइड भी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये पूरी साइड तो है आपकी 5000 √3, और ये भी आपकी पूरी आपकी 5000 √3 है। अब मैं उसको दोबारा बना रहा हूं, ये लीजिए, ये यहां पर ये पॉइंट था, ये पूरी दूरी तो है आपकी 5000 √3, और नीचे वाले एरोप्लेन उड़ रहा था 5000 पर, तो इनके बीच का डिफरेंस है ये। यहां से 5000 कॉमन आ गया।
अंदर आ गया √3 - 1 और ये आपका आंसर है। इससे अच्छा तरीका इन क्वेश्चन को हल कराने का कोई नहीं हो सकता। आपने कुछ नहीं लिखना यहाँ, बस वो एक रेशियो याद है, आप उससे इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लें। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 मीटर ऊंची मीनार का शीर्ष एक विद्युत खंबे के तल से 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है और खंबे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, तो बिजली के खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस तरीके से है, एक आपकी मीनार है, ये इसकी जो हाइट है वो 15 मीटर है। ये है ना, एक यहां पर एक बिजली का खंबा है, ये इस बिजली के खंबे पे ये बताया गया है इसके तल पर यहां पर तो जो एंगल बनाता है ये 60 डिग्री का, और इसके शीर्ष पर जो एंगल बनाता है वो बनाता है 30 डिग्री का। ये बोला गया, एक बार दोबारा पढ़ देता हूं। एक 15 मीटर ऊंची मीनार का शीर्ष एक विद्युत खंबे के तल पर तो बनाता है 60 डिग्री का कोण और उसके शीर्ष पर बनाता है 30 डिग्री का कोण। आपसे पूछा है कि बिजली की खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी ऊंचाई निकालनी है आप इसको भूल जाइए। एक बार इस बड़ी ट्रायंगल पर जरा ध्यान दीजिए, इस ट्रायंगल पर ये है आपका 15 और किसके सामने है, 60 के सामने। अगर ये 60 है तो ये तीसरा होगा। 60 के सामने वाली भुजा आपकी जो होती है वो होती है √3 और 30 के सामने वाली भुजा होती है आपकी 1। इसका मतलब अगर 60 के सामने वाली भुजा √3 है, उसकी वैल्यू 15 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, मैं बोलूंगा √3 की वैल्यू है 15, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी 15/√3। ये मैंने निकाल दिया ये वाला आधार। अब ध्यान देंगे जितना ये है ना वैल्यू, इतनी ही ये होगी ये वाली, क्योंकि मैंने इसके पैरेलल खींच दी है ये, तो ये भी होगी आपकी 15√3। अब मैं बात कर रहा हूं इस छोटी त्रिभुज की। अब मैं 1 मिनट के लिए इसको मिटा रहा हूं। अब आप इस त्रिभुज को देखिए एक बार, ये तो है 30 और ये हो जाएगा आपका, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 60। अब 60 के सामने है जो भुजा होती है वो होती है √3 और 30 के सामने होती है 1, तो √3 की वैल्यू है 15/√3। √3 की वैल्यू है 15/√3, तो 1 की वैल्यू हो जाएगी ये √3 में आ जाएगा और √3 पूरा 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 5। ये आ गई आपकी 5। इट मीन्स ये पूरा मीनार था आपका 15 मीटर का, ऊपर वाली दूरी है 5 तो नीचे वाली दूरी हो जाएगी आपकी 10, और ये 10 तो ये भी 10 क्योंकि मैंने इसके पैरेलल खींचा था ये, तो आपका जो बिजली का खंबा है वो 10 मीटर ऊंचा आ गया है। क्या आपको समझ आया ये? बस एक ही फंडा आपको पता होना चाहिए, 30, 60 और 90 वाला, फिर आप क्वेश्चन फटाफट निकाल सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। ये आपके एग्जाम में आया हुआ था भाई, ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। एक मीनार के शीर्ष का आधार से दूरी A और B मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं के उन्नयन कोण उसके साथ समान सीधी रेखा में एक पूरक है। ये बताया गया है कि एक मीनार है ऐसे, एक दूरी है A और एक दूरी है आपकी B, दो बिंदु हैं, एक है यहां पर एक है यहां पर। इस मीनार के शीर्ष से दो कोण हैं, एक ये और एक ये बताया गया है कि ये दोनों कोण जो हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, पूरक कोण है। एक मीनार से धरती पर दो बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के जो कोण हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उन दोनों का जोड़ 90 है। अगर मैं इसको थीटा मान लूं तो ये 90 - थीटा हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई निकालिए, तो मैंने मीनार की ऊंचाई 1 मिनट के लिए h मान ली है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, छोटे वाली त्रिभुज की। अगर मैं P/B कर दूं तो क्या निकल के आएगा आपका tan थीटा। अगर मैं P/B करता हूं तो वो होता है आपका tan थीटा। तो मैं इस छोटी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, इसमें P तो है h और B है आपका a, और ये आपका tan थीटा की वैल्यू आ गई है h/a। अब मैं बात कर रहा हूं बड़ी त्रिभुज की। बड़ी त्रिभुज में ये एंगल है आपका 90 - थीटा। अगर मैं यहां पर P/B करता हूं, P/B, तो ये होगा आपका 10, और अब की बार थीटा की वैल्यू है 90 - थीटा,
तो यहां पर बड़ी त्रिभुज में P तो है आपका H और B है आपका B। अब tan थीटा बराबर H बटा A, tan 90 माइनस थीटा बराबर है H बटा B। इन दोनों इक्वेशन को मैंने आपस में गुणा कर दिया, तो इन दोनों को मैं आपस में गुणा करूंगा तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट, कोट गुणा में tan बराबर होता है 1 के। ये हो गया आपका H बटा A और ये हो गया आपका H बटा B। A गुणा में B इधर आ गए तो AB बराबर आ गया आपका H स्क्वायर, दोनों तरफ रूट कर दिया तो रूट AB बराबर आ गया आपका H। आपने ऊंचाई ही निकालनी थी और ये आपका आंसर है। समझ आया? कुछ नहीं था, सिर्फ दोनों भुजाओं पर मैंने, दोनों त्रिभुजों पर मैंने tan थीटा निकाल लिया, उनको आपस में गुणा किया और आपका आंसर आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, when seen from the top of a 90 meter high rock, the angle of depression of the top and the bottom of a tower are 30 and 60, then the height of that tower is। अब यहां पर बोल रखा है डिप्रेशन। अब ये क्या होता है, ये होता है आपका अवनमन कोण। देखिए, जब 90 मीटर ऊंचाई चट्टान के शीर्ष से देखा जाता है तो एक मीनार के शीर्ष और उसके बॉटम का अवनमन कोण 30 और 60 डिग्री है। एक चट्टान है इस तरीके से, 90 मीटर ऊंची है। जब इस चट्टान से देखा जाता है तो इसके सामने एक मीनार है, इस मीनार के शीर्ष का, थोड़ा सा मिटा देता हूं, मीनार ज्यादा बड़ी होगी है भाई। अगर मैं इस यहां से इसके शीर्ष और इसके तल का अवनमन कोण, अवनमन कोण कैसे होता है, यहां से बनाया जाएगा पहला कोण, ये कोण हो गया है आपका 30 डिग्री का। तो इसके समांतर यहां एक रेखा खींच दूंगा मैं ऐसे, ये और ये रेखा समांतर है, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। और ये बड़ा कोण है आपका 60 डिग्री, तो ये रेखा और ये रेखा समांतर है, ये 60 है तो ये भी 60 है। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, आपको अवनमन बोला जाए, आपको ओनियन बोला जाए, कुछ नहीं है। तल और शिखर की बात कर रही थी, बना दी। क्वेश्चन में बोला गया था कि एक चट्टान के शीर्ष से एक मीनार के तल और शीर्ष का यूनियन कोण दे रखा है 60 और 30। आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको कराया है, ये आपके एग्जाम में आया हुआ है HTET TGT मैथ 2023 में। अब इसको कैसे हल करें, एक बार थोड़ा सा इसको डिटेल से बताता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ज्यादा शॉर्ट वे में बता रहा हूं। देखिए, मैंने क्या किया, पहले ही इस त्रिभुज में देखा, इसमें, इसकी बात कर रहा हूं, इसमें ये 60 है तो ये 30 होगा और ये होगा आपका 90। तो मुझे पता है 60 डिग्री के सामने होता है √3 और 30 के सामने होता है 1। तो √3 की वैल्यू है 90, मैं लिखूंगा √3 बराबर है 90 मीटर के। 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये डिवाइड में चला जाएगा, 90 बटे में √3 आ गया है, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी 90 बटे में √3। अब ये अगर 90 √3 है, इसके समांतर मैंने ये रेखा खींच रखी है, ये भी हो जाएगी आपकी 90 √3। अब मैं बात करता हूं इस छोटी त्रिभुज की। अब इस छोटी त्रिभुज में ये अगर 30 है तो ये वाला पूरा 60 होगा और 60 के सामने होता है √3। तो √3 की वैल्यू है छोटी त्रिभुज में 90 बटे में √3। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा, ये डिवाइड में आ जाएगा तो 90 बटे में 3 हो जाएगा। ये 3 से इसको काट दिया तो 30 आ गया है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 30 आ गई, तो 30 डिग्री के सामने होता है 1 यूनिट, ये यहां से लेकर यहां तक ये 30 आ गया है। अब ये पूरी चट्टान थी आपकी 90, 30 यहां तक आ गई है तो ये 60 है। ये अगर 60 है तो ये भी 60 होगी। मीनार की ऊंचाई ही निकालनी थी, 60 मीटर आपका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यह देखा गया है कि एक मीनार के आधार से होकर x मीटर चलने पर उसके शीर्ष का यूनियन कोण 30 से 60 हो जाता है। यह बोला गया है कि एक मीनार है इस तरीके से, अब यहां पर थे हम और यहां पर एंगल था 60 डिग्री। जब हम मीनार की तरफ x मीटर चले तो ये एंगल 60 से 30 हो गया है, ये बोला गया है। एक मीनार है, उस पर हम यहां थे, इतनी दूर थे,
और यहां से मीनार का उन्नयन कोण था 60। हम मीनार की तरफ x मीटर चले, ये एंगल, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, पिछले वाला कम होता है एंगल, अगले वाला ज्यादा होता है। तो आपका एंगल 30 डिग्री से 60 हो गया, ये बोलना चाहिए भाई। जितने दूर जाएंगे एंगल छोटा होता चला जाएगा, जितना नजदीक आएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा। यहां पर एंगल था 30 डिग्री, हम x दूरी चल के आगे, तो अब एंगल हो गया है 60 डिग्री इस मीनार से। अब आपसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, मीनार की ऊंचाई मान सकते हो। मैंने मीनार की ऊंचाई मान ली h, और ये दूरी मान ली मैंने a। अब मैं इस छोटी त्रिभुज की बात कर रहा हूं, यहां से मैं 10 निकाल रहा हूं, 10 निकलेगा आपका P बटा बी। 10 थीटा की वैल्यू है 60, 10 60 बराबर है P बटा बी। इसमें P तो है मेरा H और B है मेरा A, तो 10 60 बराबर आ गया है H बटा A, और 10 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर आ गया है H बटा A। तो यहां से अगर मैं एक ए को इधर भेज दूं तो H की वैल्यू आ जाएगी आपकी √3a। ये निकाल लिया मैंने पहले त्रिभुज से। अब बात करते हैं बड़ी वाली त्रिभुज की, इस त्रिभुज की। यहां से भी मैंने 10 निकाल लिया, 30 बड़े वाली त्रिभुज से। तो इसमें P तो है मेरा H और B है x प्लस a। अब आपकी 10 30 का मान होता है 1 बटा √3, 1 बटा √3 बराबर आ गया है h प्लस में x प्लस a। क्रॉस मल्टीपल कर दिया तो ये हो गया आपका x प्लस a बराबर √3h। अब आप ये देखिए, आपने यहां से h की वैल्यू निकाल रखी है, लेकिन हमने तो निकालना ही h है, तो यहां से a की वैल्यू निकाल लो आप दोबारा, या फिर इसको भूल जाओ 1 मिनट, चलो ठीक है निकाल लेते हैं। a की वैल्यू आ गई आपकी h बटे में √3, तो यहां से मैंने a की वैल्यू निकाली और यहां पर पुट कर दी, तो x बराबर आ गया, सॉरी x प्लस a की वैल्यू है h बटा √3 बराबर √3h। मैंने इस पूरे समीकरण को √3 से गुणा कर दिया, तो ये हो गया आपका √3x प्लस में h बराबर 3h। ये h उधर चला गया, घट गया, तो √3x बराबर आ गया है 2h, और h की वैल्यू आ गई आपकी √3x बटे में 2, और यही आपका आंसर है। समझ आया? पहले मैंने क्या किया, छोटी त्रिभुज से a का मान निकाला h बटा √3, फिर बड़ी त्रिभुज में आपका x प्लस a बराबर √3h आ गया, तो a की वैल्यू रख दी और इसको हल किया तो h आ गया √3x बटे 2। चलिए आगे चलते हैं। अब हाइट एंड डिस्टेंस के जितने क्वेश्चन आपके बन सकते थे एग्जाम ओरिएंटेड, बस मैंने वही कराए हैं आपको। इससे अगर इसी लेवल का आपका क्वेश्चन आने वाला है वो आप कर लोगे, बस इस वीडियो को एक बार और रिपीट कर लेना यहां तक। अब यहां से आगे जो हम मैक्सिमा और मिनिमा के क्वेश्चन करेंगे ना, वो कुछ स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है। मैक्सिमा मिनिमा को बहुत ज्यादा डीपली पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि एचटेट में बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जिस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ये सारी चीजें एक बार भी आप समझ लोगे तो मैक्सिमा मिनिमा का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप 100% करोगे। देखो, इससे पिछली क्लास में मैंने आपको साइन कोस और आपके टेन का ग्राफ बताया था, और साथ में कोसिकेंट और सीकेंट की रेंज बता दी थी आपको। तो ऐसे में वहीं पर आपका मैक्सिमा और मिनिमा खत्म हो जाता है जब आपको इनकी रेंज पता होती है। सबसे पहले मैं अगर साइन कोस की बात करूं ना, तो साइन कोस की रेंज जो होती है वो -1 से, सॉरी वो -1 से और +1 तक है। ये आपकी साइन और कोस की रेंज है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है साइन का और कोस का मैक्सिमम मान तो होता है +1 और मिनिमम मान होता है -1। बस ये बात आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमें इनकी रेंज पता है, इसका ग्राफ पता है, आपने पिछली क्लास देख ली होगी। तो उसमें मैंने क्लियर कट बताया था कि साइन और कोस दोनों ही उनकी रेंज -1 और +1 होती है। -1 मिनिमम और +1 मैक्सिमम। इससे अलग साइन और कोस की कोई वैल्यू नहीं हो सकती, इनके बीच में ही आपकी साइन और कोस की वैल्यू आएगी। इसके बाद अगर मैं साइन और कोस दोनों का स्क्वायर कर दूं, तो इसका मतलब इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। अगर मैं एक का स्क्वायर करूंगा प्लस के का, तो एक ही रहेगा,
लेकिन अगर मैं माइनस के एक का स्क्वायर करूंगा ना, तो आपको पता है किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जब हम स्क्वायर करते हैं तो वो प्लस की हो जाती है, तो ऐसे में उसकी मिनिमम वैल्यू भी एक हो जाएगी। लेकिन हमने मिनिमम वैल्यू तो नहीं लेनी एक, ऐसा ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मैक्सिमम और मिनिमम सेम हो जाएगी, तो हमने उसकी वैल्यू कम से कम रखनी है। लेकिन अब एक कंडीशन होगी है, क्योंकि हमने साइन और कोस का स्क्वायर कर लिया है तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम ये सोचेंगे अगर नेगेटिव नहीं हो सकता ना तो प्लस में भी नहीं होना चाहिए, तो ऐसे में हमने वो वैल्यू क्या मान ली, 0। तो आप ध्यान रखेंगे साइन और कोस का अगर हम स्क्वायर करें तो मैक्सिमम वैल्यू तो वही एक रहेगी, मिनिमम वैल्यू अब की बार 0 रहेगी। यहां से आप एक बात और नोट कर लेनी है आपने, जैसे ही मैंने साइन की और कोस की पावर 3 करी, अब दोबारा फिर यही पावर दोबारा आ गई है, मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1। तो यहां से आपने एक बात ध्यान रखनी है, अगर साइन और कोस की इवन पावर है, 2 है, 4 है, 6 है, तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू तो वही 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू 0 रहेगी। लेकिन अगर ये पावर ओड है, यानी कि 1 पावर है, 3 पावर है, आपकी 5 पावर है, तो मैक्सिमम तो यही रहेगी प्लस का 1, लेकिन मिनिमम पावर जो है ना वो माइनस का 1 रहेगी। ये साइन और कोस के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आगे चलते हैं टेन थीटा और कोट थीटा पर। आपको पता है टेन और थीटा, टेन थीटा का हमने ग्राफ समझा था, कोट थीटा का भी ग्राफ समझा था। टेन और कोट की आपकी कितनी भी वैल्यू हो सकती है, आपके जितने भी रियल नंबर हो सकते हैं होते हैं ना, कोई भी वैल्यू आपकी टेन थीटा और कोट थीटा की हो सकती है। इसलिए टेन और कोट की मैक्सिमम वैल्यू भी आपकी प्लस इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू भी माइनस इनफाइनाइट होती है। जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो प्लस इनफाइनाइट और जो मिनिमम वैल्यू है वो माइनस इनफाइनाइट। अब ऐसे में आपसे कभी भी टेन थीटा और कोट थीटा को देकर आपसे मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछी जाएगी। हाँ, अगर इनका स्क्वायर कर दे, टेन का भी स्क्वायर कर दे और कोट का भी स्क्वायर कर दे, मैक्सिमम तो तब भी वही रहेगी। लेकिन जब हम मिनिमम निकाल लेंगे तो वही कंडीशन आप ध्यान रखेंगे, अगर आप माइनस इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो आपका प्लस का इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो हमने नहीं रखना। तो यहां पर टेन स्क्वायर थीटा की और कोस स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू भी 0 होती है। तो इट मीन्स अगर आपका टेन स्क्वायर थीटा का और कोट स्क्वायर थीटा का क्वेश्चन आएगा तो आपसे सिर्फ और सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी और वो मिनिमम वैल्यू हम निकालना सीखेंगे। और अगर मैक्सिमम की बात की जाएगी तो वो आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट होगी। ये बात समझ आई? टेन और कोट की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होती है, नेगेटिव में भी पॉजिटिव में भी। तो ऐसे में सिर्फ उसकी मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी और वो भी जब उनका स्क्वायर करेंगे। अब बात करते हैं सीकेंट और कोसीकेंट की। इसकी रेंज मैंने बहुत आपको अच्छे तरीके से समझाई थी और मैंने बताया था कि जो सीकेंट थीटा और कोसीकेंट थीटा है ना, उनकी वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव में बात करूं तो पॉजिटिव 1 से लेकर पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक हो सकती है। 1 से लेकर, 1 से पहले नहीं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक हो सकती है पॉजिटिव में। और नेगेटिव में -1 से लेकर आगे -2, -3, -4 कितनी भी हो सकती है, लेकिन -1 और +1 के बीच में नहीं हो सकती। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि कोसिकेंट और सीकेंट दोनों साइन और कोस के उल्टे हैं। तो जहां पर साइन और कोस की वैल्यू होगी ना, वहां पर सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू नहीं हो सकती। तो आप सीकेंट और कोसिकेंट की रेंज को ध्यान रखें। इनकी वैल्यू +1 में, +1 के बाद कितनी भी पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ऐसे ही -1 के बाद भी नेगेटिव में कितनी भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन 1 और -1 के बीच में नहीं हो सकती। तो ऐसे में आप ध्यान रखेंगे सीकेंट और कोसिकेंट की भी जो आपकी मैक्सिमम पावर होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना आपकी, वो भी पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है और मिनिमम वैल्यू भी आपकी नेगेटिव इनफाइनाइट होती है। तो आपसे कभी भी सीकेंट और कोसिकेंट की ना तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ जाएगी ना मिनिमम, क्योंकि ये दोनों ही आपकी इनफाइनाइट होती हैं। लेकिन जैसे ही हम इनका स्क्वायर कर देंगे तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, अगर आप इनफाइनाइट का स्क्वायर करोगे तो वो तो ऐसे कैसे रहेगा, पॉजिटिव इनफाइनाइट। लेकिन वही सेम माइनस इनफाइनाइट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, वो हमने रखना नहीं है। लेकिन अब की बार हम 0 भी नहीं ले सकते। 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि सीकेंट और कोसिकेंट की वैल्यू 1 और -1 के बीच में हो ही नहीं सकती। तो इसलिए हम सीकेंट और कोसिकेंट को बिल्कुल ध्यान रखेंगे, उनकी आपकी मिनिमम वैल्यू पॉजिटिव 1 होती है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक तो ये जो मैंने अभी बताई है, यहां साइन और कोस की सबसे ज्यादा क्वेश्चन साइन कोस के आते हैं। साइन और कोस की मैक्सिमम पावर होती, मैक्सिमम वैल्यू होती है पॉजिटिव 1, चाहे पावर इवन हो चाहे ओड। लेकिन अगर ओड हो तो मिनिमम -1 और इवन हो तो मिनिमम 0।
तो आपकी साइन और कोस की कोई भी वैल्यू पूछी जा सकती है आपसे, मिनिमम भी और मैक्सिमम भी। अगर मैं कोट और इन चारों की बात करूं, इन दो की और इन दो की, तो इनकी आपकी मैक्सिमम पॉजिटिव इनफाइनाइट होता है और मिनिमम आपका नेगेटिव इनफाइनाइट होता है, तो इनकी कभी भी मैक्सिमम और मिनिमम नहीं पूछी जाएगी। हाँ, इनके स्केयर में अगर दे रखी हो तो पूछी जा सकती है। टेन स्केयर और कोट स्केयर में क्या होगा, आपकी मैक्सिमम कभी नहीं पूछी जाएगी, मिनिमम इनकी 0 होगी। ऐसे ही सीकेंट स्केयर और कोसिकेंट स्केयर की मैक्सिमम नहीं पूछी जाएगी, मिनिमम आपकी 1 होगी। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब तक जो मैंने बताया है सिर्फ आपको बताया है कि इनकी मैक्सिमम और मिनिमम पावर क्या होती है। अगर ये इंडिविजुअल हो, लेकिन ये इंडिविजुअल तो नहीं आएंगे, इनके लिए कुछ चीजें हमें याद रखनी पड़ेंगी। जो मैंने यहां लिख रखा है अगर वो आपको याद है तो मैक्सिमम मिनिमम आप चुटकियों में निकाल दोगे। यहां पर जो हमारे क्वेश्चन आते हैं ना, बस इन कुछ स्टैंडर्ड फार्मूलों पे ही आते हैं। ये अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आप चुटकियों में हल कर ले जाओगे। सबसे पहला, अगर आपको इस तरीके से फॉर्म दे रखी हो, आपको साइन स्क्वायर थीटा दे रखा हो और कोस स्क्वायर थीटा दे रखा हो और उनके साथ कोई भी कोफिशिएंट मल्टीपल है, और इस पूरे एक्सप्रेशन की आपसे मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है जो ए और बी में से बड़ा है वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, जो इनमें छोटा है वो मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा कब होगा, जब आपके साथ साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दे रखे हो और उनके साथ कोई कोफिशिएंट मल्टीपल हो। ये आप याद रखेंगे, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो तुरंत आपको समझ में आना चाहिए। अब यहां तो था इनकी 2 पावर हो। सेकंड, साइन की पावर और कोस की पावर इवन होनी चाहिए, अलग अलग हो सकती है। यहां पर साइन की कितनी पावर हो सकती है, यहां पर कोस की कितनी भी पावर हो सकती है, लेकिन दोनों पावर इवन होनी चाहिए। अगर ये दोनों पावर इवन है तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। और अगर मैं मिनिमम की वैल्यू बात करूं, यहां पर मिनिमम इनकी वैल्यू क्या रहेगी, तो आपने यहां पर थीटा का मान 45 रखना है और इनको कैलकुलेट करना है, वो आपकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं यहां से। एक बार दोबारा बता देता हूं, साइन और कोस ही दे रखे हैं और उनकी दोनों की पावर इवन है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 रहेगी और मिनिमम वैल्यू आपने वहां पर दोनों में थीटा का मान 45 रख देना है। ये मैं जो बता रहा हूं आपको एक बार अटपटा लग रहा होगा, जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको बेहतर समझ आएगा। उसके बाद अगर साइन और कोस दोनों मल्टीपल में हो और दोनों की पावर सेम हो, भाई दोनों की पावर 1 हो सकती है, दोनों की पावर 2 हो सकती है, दोनों की पावर 3 हो सकती है, तो क्या होगा, ऐसे केस में मैक्सिमम होगी 1/2 की पावर n, यानी कि जितनी इनकी पावर है 2 की पावर उतनी हो जाएगी। ये तो होगी मैक्सिमम। लेकिन मिनिमम में आपकी 2 सिचुएशन बनेगी। पहली सिचुएशन, अगर दोनों की पावर इवन है तो मिनिमम आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अगर ये पावर इन दोनों की ओड है तो मिनिमम बस यहां माइनस लग जाएगा, जो प्लस था वहां पर माइनस आ जाएगा। अभी क्वेश्चन के थ्रू आप बेहतर समझोगे। उसके बाद आपको दे दिया है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, इन दोनों में फर्क जान लो बस। यहां पर तो पावर 2 थी, अगर यहां पर कोई पावर ही नहीं है यानी कि पावर 1 है, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ऐसे में मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगी, इन दोनों के कोफिशिएंट का वर्ग करके वर्गमूल करोगे, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ा और उसका वर्गमूल कर दिया, पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी और इसी की नेगेटिव वैल्यू आपकी मिनिमम होगी। ठीक है, ये बातें आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेंगी। इनका पूरा डिटेल मेथड समझा सकता हूं, लेकिन वीडियो 1 घंटा लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे और वीडियो को छोड़ के भी चले जाओगे आप। अगर आप इन रिजल्ट को याद कर लोगे तो क्वेश्चन जल्दी निकलेंगे आपसे। अब ये मैंने अब तक पढ़ा था साइन और कोस के बारे में। अब आगे अब बात करते हैं टेन और सीकेंट के बारे में। पहला मैंने सबसे ऊपर लिखा था, इधर देखोगे आप तो ये आपको बेसिक आइडेंटिटी याद होगी, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा वाली। ऐसे ही मैंने टेन और कोट को भी प्लस में लिख रखा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा। इसमें आपने ध्यान रखनी है, इनकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे कभी नहीं पूछी जा सकती। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तो होगी पॉजिटिव इनफाइनाइट, आपसे हमेशा इनकी मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी। वो उसका कारण मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको। अगर आप इसकी मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो ना, तो आपने ध्यान रखना है जो आपका सीकेंट का कोफिशिएंट है ना, वही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। कुछ ध्यान में नहीं रखना आपने। अगर टेन स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर दे रखा है तो सीकेंट स्क्वायर के साथ जो मल्टीपल है वही मिनिमम वैल्यू होगी आपकी। अब अगर 10 के साथ कोट दे रखा है, आपको पता है कि 10 स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा अगर आपको दे रखे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, क्योंकि आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू पूछी जा सकती है। तो नेगेटिव वैल्यू में आपने क्या करना है, इनका जो भी कोफिशिएंट दे रखा है उनको गुणा करो, उनके ऊपर रूट लगाओ और 2 से गुणा करो, बस।
आपने क्या किया, इन दोनों के कोफिशिएंटों को आपस में गुणा किया, उसके ऊपर रूट लगाया और 2 से गुणा कर दिया, तो ये निकल जाएगा आपका tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम तो आपको पता ही है पॉजिटिव इनफाइनाइट रहेगी। उसके बाद साइन का उल्टा होता है आपका कोसिकेंट। अगर साइन के साथ कोसिकेंट दे दिया जाए तो आपको पता है कोसिकेंट की आप मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इस पूरे एक्सप्रेशन की भी आपसे कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जाएगी, सिर्फ मिनिमम ही पूछी जाएगी। और मिनिमम की यहाँ 2 कंडीशन होंगी। अगर साइन का कोफिशिएंट बड़ा है तो आपने करना है 2 इंटू रूट ए और बी, इनको आपस में गुणा कर देना है और उसके ऊपर रूट लगा देना है। अगर कोसिकेंट का कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू होगी, इन दोनों को जोड़ देंगे। एक बार दोबारा बता रहा हूं, अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा है, अगर साइन का कोफिशिएंट बड़ा है तो मिनिमम वैल्यू निकलेगी, इन दोनों का गुणा करेंगे, उसके ऊपर रूट लगाएंगे और 2 से गुणा कर देंगे, जिस तरीके से tan और कोट का निकाल रहा था। अगर कोसिकेंट का कोफिशिएंट बड़ा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे और वही मिनिमम वैल्यू होगी। ऐसा ही सेम कोस और सीकेंट के साथ भी है। कोस का उल्टा होता है सीकेंट। अगर कोस स्क्वायर थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा दे रखा हुआ आपको, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि सीकेंट की मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है, सिर्फ मिनिमम पूछी जाएगी। और यही सेम कंडीशन यहाँ पर है। अगर कोस का कोफिशिएंट बड़ा है तो 2 इंटू अंडर रूट ए और बी, अगर सीकेंट का कोफिशिएंट बड़ा है तो a प्लस बी। लास्ट और आखिरी, अगर सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दोनों ही दे रखे हों तो यहां पर मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जा सकती, मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी। वो हो जाएगी अंडर रूट ए, जो सीकेंट का कोफिशिएंट था उसका वर्गमूल, जो कोसिकेंट का कोफिशिएंट था उसका वर्गमूल, और दोनों को जोड़ के बाहर कर दिया वर्ग। ये चीज आपको याद करनी पड़ेगी। मैं इनके पीछे का कारण बता दूं तो भी याद करनी पड़ेगी, कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप वहां पर डिटेल से क्वेश्चन नहीं निकाल सकते। ये 2 पेज बताई हैं आपको, एक ये स्लाइड इसका फोटो ले लो, एक ये स्लाइड इसका फोटो ले लो, ये आपको याद होने चाहिए, बस फिर क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लोगे। अब क्वेश्चन करते हैं। आपसे पूछा है कि इस एक्सप्रेशन की आपने मिनिमम वैल्यू बतानी है। 6 - 4 साइन थीटा, इसको पूरे को भूल जाओ आप, मैं बात करता हूं सिर्फ साइन की। साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो +1 होती है, और जो इसकी मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है। ये हमें पता है, इसकी रेंज है ये इसकी मिनिमम वैल्यू है और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहां पर मैंने इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो ये बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब यहां 6 में से मैं ज्यादा से ज्यादा घटाऊंगा तभी तो मिनिमम बनेगा ना। ये कहने का मतलब साइन की मैं ज्यादा से ज्यादा वैल्यू रखूं यहां, और ताकि वो 6 में से घटेगी तब ये मिनिमम होगा। ये बात आपको समझ आ रही है भाई? इस पूरे एक्सप्रेशन की मैंने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। यहां पर अब मैं साइन की कौन सी वैल्यू रखूं, मिनिमम या मैक्सिमम? अब यहां पर ये छोटे से छोटा तब आएगा जब मैं 6 में से ज्यादा घटाऊंगा, और 6 में से ज्यादा घटाने का मतलब क्या है? साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू, और साइन की बड़ी से बड़ी वैल्यू है +1। तो मैंने साइन की वैल्यू रख दी 1 गुणा में 4 माइनस का 4, और 6 में से 4 चले गए 2। तो इस एक्सप्रेशन की जो आपकी मिनिमम वैल्यू है वो 2 रहेगी। शायद आपको समझ आया होगा। बाकी आगे क्वेश्चन करेंगे, सारा फंडा आपको समझ आ जाएगा। अब आगे दिया हुआ है 3 साइन थीटा -4, इसकी आपको मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब इस एक्सप्रेशन की आप मिनिमम वैल्यू कब निकाल सकते हो भाई? 4 तो घटना ही है, ये तो कांस्टेंट है ना, इसको तो आप छोटा बड़ा नहीं कर सकते ना, 4 तो घटेगा ही। तो आप ये बताओ, बड़े में से घटाओगे 4 तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी, या कम में से घटाओगे तब आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी? आपने ध्यान रखना है, आपने निकालना है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू कब आएगी? जब मैं साइन को बड़े से बड़ा रखूंगा और उसमें से 4 घटेगा, तब आपकी मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी। तो आपकी साइन की मैक्सिमम वैल्यू है 1, तो 3 एकम 3, 4 में से 3 चला गया, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी -1 रहेगी। बस ये ध्यान रखना है। इस पूरे एक्सप्रेशन की जब आपसे मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है तो आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर साइन की मैं बड़ी से बड़ी वैल्यू रखूं या छोटी से छोटी वैल्यू रखूं। ये मैंने 1-2 क्वेश्चन लिए थे आपको ये समझाने के लिए कि आपको ये समझ में आए कि वैल्यू पुट कैसे करनी है। आप साइन अगर अकेला दे रखा है तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रख सकते हो आप -1 और +1। लेकिन अगर ये अब दोनों एक साथ दे दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अब आपने इनकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1,
कोस की मिनिमम वैल्यू -1 और इनको जोड़ दिया, ऐसे नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? थीटा की जिस वैल्यू पर साइन मिनिमम होगा ना, कोस उसी वैल्यू पर मैक्सिमम होगा। इसीलिए हमने वो सारे फार्मूले याद किए थे। जब दो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इकट्ठे आएंगे ना, तो हमने एक फार्मूले के थ्रू समझना है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको बताया था कि जब आपको ऐसे लिखा दे रखा हो ना, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, आपसे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, तो आपने क्या करना है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करना है, और यहां पर रहेगा पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर मैक्सिमम वैल्यू रखनी है तो हम लेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो हम लेंगे माइनस का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, कहते हो एक बार आपको दिखा देता हूं। ये लीजिए, ये a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा। अब आपके और आगे मैंने बता दिया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके ऊपर रूट लगाएंगे, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू, नेगेटिव मिनिमम वैल्यू। लेकिन अब आपके दिमाग में एक बात आनी चाहिए कि सर यहां तो साइन और कोस का कोई कोफिशिएंट है ही नहीं। अगर नहीं है तो अपनी तरफ से 1 मान लो। ये लीजिए, अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम के लिए a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 1, 1 1 2, रूट 2 आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई, और रूट माइनस का रूट 2 आपकी मिनिमम वैल्यू आ गई। आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, इस एक्सप्रेशन की आपने मिनिमम और मैक्सिमम दोनों वैल्यू निकालनी है। अब मैंने बताया था कि अगर साइन और कोस की कोई भी पावर नहीं दे रखी है तो आपने क्या करना है, आपने करना है अंडर रूट 27 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ये प्लस और माइनस में आएगा। इसको हल करेंगे तो प्लस माइनस का 45 आ जाएगा। अब इसमें से अगर मैक्सिमम पूछी जाती है तो आपकी 45 आ गई है, और मिनिमम पूछी जाती है तो माइनस की 45 आ गई है। अब वो उन्हीं फार्मूलों के थ्रू हम सारे क्वेश्चन निकाल लेंगे। वो फार्मूले अगर आपको समझ आए हैं तो क्वेश्चन आप चुटकियों में निकाल लोगे। अब ये कौन सा केस आ गया है, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि भाई a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा। इसमें मैंने बताया था अगर मैक्सिमम निकालनी हो तो जो कोफिशिएंट बड़ा है वो मैक्सिमम है, और अगर मिनिमम निकालनी है तो जो कोफिशिएंट इसमें छोटा है वो मिनिमम है। अब यहां पर इसमें मैक्सिमम है 48, तो ये होगी आपकी मैक्सिमम पावर। अगर आपसे मिनिमम पूछी जाएगी तो छोटा कोफिशिएंट ये हो जाएगी 32। कुछ नहीं करना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दे रखे हैं तो इनका बड़ा कोफिशिएंट मैक्सिमम वैल्यू होगी और इनका छोटा कोफिशिएंट मिनिमम वैल्यू होगी। चलिए आगे चलते हैं। ये एक और सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो मैक्सिमम वैल्यू 17 होगी और मिनिमम वैल्यू आपकी 15 होगी। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर, अब यहां पर दोनों सिचुएशन मेरे सामने हैं। एक तो ये है, मैंने इसके बारे में पढ़ रखा है कि अगर साइन और कोस दोनों की पावर इवन हो तो इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और अगर मैंने मिनिमम निकालनी है तो यहां पर मैं वैल्यू रखूंगा 45। लेकिन एक और एक्सप्रेशन दे रखा है इधर। अब क्या किया जाए, अब ये किया जाए, आप इसको थोड़ा सा हल कर लो अगर आपको समझ आ रहा है। मुझे पता है इसको मैं बोल सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब ये रिजल्ट सारे मैंने बता रखे हैं। आगे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा, मैंने इसका रिजल्ट लिख दिया ये आगे। अब ये दोनों जुड़ गए, ये सेम है, तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा आ गया है। अब इसकी आपने मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब ये मिनिमम वैल्यू कब आएगी, अब आप ये बताइए। एक में से जब मैं ज्यादा से ज्यादा घटाऊंगा तभी तो इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। तो इसका मतलब यहां पर साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा की मुझे मैक्सिमम वैल्यू रखनी पड़ेगी। क्यों, इस टोटल एक्सप्रेशन की मैंने मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एक में से मैं ज्यादा से ज्यादा घटाऊंगा तभी तो मिनिमम वैल्यू आएगी। तो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखेंगे। और ये आपको याद होगा, मैंने बताया था कि जब आपकी साइन की भी पावर n हो और मल्टीपल में कोस की भी पावर n हो, अगर आपने मैक्सिमम पावर निकालनी है ना, इनकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो वो होगा 1/2 और 2 की पावर n। ये आपको याद होगा, बताया था मैंने। तो यहाँ पर 1 तो ये ऐसे कैसे रहेगा 4, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रहेगी 1/2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब 4 होता है। ये इससे कट जाएगा तो इसमें से घट के 0 आ गया है, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू आपकी 0 होगी। शायद बात आपको समझ आई होगी।
तो आपने ध्यान रखना है, कुछ चीजें हमें याद हैं, उनकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कैसे निकलती है वो हमें पता है। तो अगर इससे अलग कोई एक्सप्रेशन मेरे सामने होगा तो उसको थोड़ा सा हल करेंगे और फिर उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेंगे। अब आगे मैंने बताया था ये कि जब ऐसे दे रखा हो कि a सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस b टेन स्क्वायर थीटा, ऐसे में आपसे मैक्सिमम वैल्यू नहीं पूछी जा सकती क्योंकि पॉजिटिव इनफाइनाइट होगी, सिर्फ मिनिमम वैल्यू पूछी जाएगी आपसे। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, सीकेंट का कोफिशिएंट ही आपकी मिनिमम वैल्यू होगी। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही लगा दोगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 9 कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा। मैंने बताया था कि टेन थीटा और कोट स्क्वायर थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आपकी पॉजिटिव इनफाइनाइट होती है, सिर्फ मिनिमम वैल्यू ही पूछी जा सकती है आपसे, और मिनिमम वैल्यू होगी 2 इंटू अंडर रूट ए बी। तो 2, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 9, 9 चौका 36 का वर्गमूल करेंगे 6, 6 दूनी 12, तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी 12। समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ही दे रखे हैं। मैंने बताया था जब ये दोनों दे रखे हो तब भी आपसे मिनिमम वैल्यू ही पूछी जाएगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू निकलेगी आपकी अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इस सारे का स्क्वायर। बस वो रिजल्ट याद होने चाहिए आपको जो मैंने आपको बताए हैं, इस तरीके से आप ये मिनिमम वैल्यू निकाल लोगे। तो ए है आपका 3600, 3600 का वर्गमूल करेंगे तो 60 आ जाएगा। बी है आपका 121, 121 का वर्गमूल करेंगे 11 आ जाएगा। तो 60 प्लस 11 71, 71 का वर्ग करेंगे तो 5041 आपका आंसर आ जाएगा, और आपका आंसर है डी। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 25 को सीकेंट स्क्वायर थीटा। यहां पर भी सीकेंट स्क्वायर थीटा और कोसिकेंट स्क्वायर थीटा दे रखे हैं प्लस में, तो आपकी जो मिनिमम वैल्यू रहेगी वो रहेगी ए अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी और इसका स्क्वायर। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, अगर सीकेंट का कोई भी कोफिशिएंट नहीं दे रखा तो हम यहाँ पर एक मान लेंगे। एक का वर्गमूल करेंगे एक ही रहेगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो 5 और 1 6, 6 का वर्ग करेंगे 36 आपका आंसर आ गया है, और ये आपका आंसर रहेगा। दो ऑप्शन मैंने सेम दे दिए हैं, गलती से लिखे गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, मैंने लिखा नहीं है, ये टीजीटी मैथ के किसी पेपर में मैंने देखा था, उसको यहाँ लिखना मैं भूल गया हूं। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से निकाल लेंगे, बता चुका हूं इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ ए कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा देन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। आपने ये बताना है कि ए थीटा की सभी वैल्यू पर इस एक्सप्रेशन में से कहां लाई करेगा, इससे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी ए से, और इससे मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो कुछ नहीं करना, आपने इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। मैंने आपको एक चीज याद कराई थी कि जब साइन की भी पावर इवन हो प्लस में कोस की भी पावर इवन हो तो आपने कुछ नहीं करना, मैक्सिमम वैल्यू आपकी एक होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई आपकी एक। इसका मतलब ए जो है ना, ए वो या तो एक से छोटा हो सकता है या ए के बराबर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू एक है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हम निकालेंगे तो एक आएगी। कहने का मतलब ए एक के बराबर हो सकता है, अदरवाइज इसे छोटा रहेगा। तो मुझे पता चल गया कि ए जो है वो एक के बराबर या छोटा रहेगा। ये आंसर हो सकता है, ये तो नहीं हो सकता भाई, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। ये दो ऑप्शन बच गए मेरे। अब मैंने निकालनी है इसकी मिनिमम पावर। तो मिनिमम पावर के बारे में मैंने बताया था, जब इस तरीके का एक्सप्रेशन दे रखा हो तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू होगी थीटा की जगह 45 रख दो बस। आप यहाँ पर थीटा की जगह 45 रखेंगे हम, कोस स्क्वायर 45 की वैल्यू हो जाएगी 1/2, और साइन स्क्वायर 45 की, साइन स्क्वायर नहीं है सॉरी, साइन की पावर 4 है ये, साइन की पावर 4 45 रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा। इनको जोड़ेंगे तो ये आ गया आपका 3/4। तो ए की जो आपकी, मैंने कहा रखा था ये रखा हुआ है, ए की जो मिनिमम वैल्यू है ना वो 3/4 हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। कम से कम 3/4 हो सकती है, 3/4 के बराबर या फिर इससे ज्यादा ही होगी। तो 3/4 देख लो कहां है, ये आपका आंसर रहेगा। ये आपके एग्जाम में आया क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं।
दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री हमने खत्म कर ली है, 4 क्लासेज की हैं, एक क्लासेज आपकी फार्मूलों की थी। ये सारी क्लासेज आप ढंग से एक बार शुरू से देख लेना, आपके 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी मैथ में, और यहां से डेफिनेटली क्वेश्चन लगेंगे आपके। यहां से आगे हम अलजेब्रा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना रिस्पॉन्स जरूर दें। थैंक यू दोस्तों।